Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो गाइस, I'm राना। वेलकम बैक माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषय का नाम है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलते हैं अपने हेडिंग की ओर। जैसा कि गाइज हमारी सेकंड क्लास यानी कि इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सार्वभौमिक उद्देश्य तक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यक्ति उद्देश्य यानी व्यक्तिक उद्देश्यों के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि इसको समझते हैं हम। शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज कोरी कल्पना है। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए समाज की रचना की है तथा समय समय पर सांस्कृतिक सभ्यता एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना अपना योगदान दिया है। प्राचीन काल में ग्रीस, भारत का अन्य पाश्चात्य देशों में भी शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य को प्रमुख स्थान दिया जाता था। मध्यकाल में सामूहिक शिक्षा पद्धति को अपनाने के कारण व्यक्ति के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए आगे देखते हैं। परंतु वर्तमान युग में शिक्षा का दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक होने के कारण रूसो, प्लेटोलॉजी, क्रोबेल तथा नन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों पर फिर से बल देना आरंभ कर दिया। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य को इसके संकुचित तथा व्यापक अर्थों के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। आगे देखते हैं। तो देखिए, व्यक्तिक उद्देश्यों के दो वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला वर्ग है ये संकुचित अर्थ, ठीक है। इस वर्ग में देखिए क्या दर्शा है, आत्माभिव्यक्ति अथवा संकुचित अर्थ का है आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास अथवा प्राकृतिक विकास। इसको इस तरह से तीन शब्द दिए गए हैं, इनमें तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आत्माभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं इसको, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक विकास भी, एक ही अर्थ होगा इनका, ठीक है। दूसरा वर्ग बनाया है, देखिए सेकंड वर्ग। इसमें क्या है, व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ में है आत्मानुभूति, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपने मन को जानना आत्मानुभूति भी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। क्या है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति का समाज के घनिष्ठ संबंध हैं, अतः व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास होता है। भारत बोल दिया। आगे, समाज ही एक ऐसा समुदाय है, देखिए समाज ही एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अतः समाज का विकास व्यक्ति के विकास का आधार है। मनुष्य समाज में जन्म लेता है। आरंभ में ही वह अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी देश तथा वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है। यही समाज होता है, देखिए कुछ न कुछ सीखता है। आगे देखेंगे कि समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन पाशविक ही रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के अभाव में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। समाज व्यक्ति के नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। समाज उसे शांति एवं सुरक्षा का वातावरण देता है। इस प्रकार सुखी एवं समृद्ध समाज देश को उत्थान की ओर ले जाता है। प्रसिद्ध
शिक्षा शास्त्री हैं, देखिए रेमर्ट। तो इनका कथन है, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए, यानी कि उनको याद रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, यानी जिसका कोई समाज नहीं है वह एक कोरी कल्पना है, यानी कि एक कच्चे घड़े के समान, जिस तरह उसको ढाला जाएगा वह वैसा ही ढल जाएगा। आगे देखते हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चारित्रिक गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है, यानी कि उसको एक सही दिशा प्रदान करना है। यही एक शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। आगे देखते हैं, साधारणतः समाज के दो रूप माने जाते हैं। तो देखिए दो रूप क्या है, नंबर 1 देखते हैं क्या है, राष्ट्र समाजवाद, और दूसरा है जनतंत्रात्मक समाजवाद। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के संकुचित और व्यापक अर्थ को निम्न प्रकार में साझा जा सकता है। अब देखिए इसके भी वर्ग बनाए हुए हैं, तो इसको किस तरह डिवाइड किया गया है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थ में है इसका राष्ट्रीय समाजवाद, और उसके बाद आता नागरिकता, और इसके नीचे अर्थ कुशलता, यानी कि इन तीनों का जो है संकुचित और व्यापक, यानी कि दोनों का जो मिक्स है वो है। इसको भी लास्ट में जाके ये जो है तीनों एक हो रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि आप आर्थिक कुशलता, निशोषणात्मक नैतिकता और विधायक कुशलता। देखिए इसके बाद अब देख लेते हैं व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में क्या आता है, जनतंत्रात्मक समाजवाद और सामाजिक कुशलता। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, समाजवाद के उग्र रूप में सामाजिक उद्देश्यों के संकुचित अर्थ पर बल दिया जाता है। इस रूप में राज्य एक आदर्श रूपी भौतिक सत्ता है जो व्यक्ति में कहीं ऊंचा तथा हर प्रकार से उत्कृष्ट है एवं उसकी सब आकांक्षाओं और इच्छाओं से ऊपर है। इस दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, न कि राष्ट्रीय व्यक्ति के लिए है। अतः राष्ट्रीय का यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा आदर्शों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को जैसा चाहे बनाए तथा शिक्षा के द्वारा बालकों को जिस सांचे में डालना चाहे ढालें। संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूपेण सामाजिकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार शक्ति भावना का विकास जानना परमावश्यक है। तो देखिए ये था समाज के बारे में क्या कहते हैं, सामाजिक उद्देश्य थे। अब अगली हेडिंग है हमारी व्यापक अर्थ। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो व्यापक अर्थ, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है, समाज के उदार रूप में सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ पर बल दिया जाता है। जनतंत्रात्मक समाजवाद में समाज के महत्व को तो स्वीकार किया जाता है, परंतु व्यक्ति समाज के सम्मुख निर्णय नहीं माना जाता, यानी कि नगण्य नहीं माना जाता, वहाँ का नहीं माना जाता। सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर सच्चा देशभक्त नागरिक बन जाए। इन सभी गुणों को बालकों को रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार विकसित करना परम आवश्यक है। बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वह अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करते हुए अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार स्वतंत्र नागरिक के रूप में राष्ट्र की
सेवा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ से तात्पर्य एक आदर्श जनतंत्र से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक सुखी, संपन्न तथा समृद्धशील जीवन व्यतीत करने के समान आवश्यक अवसर प्राप्त होते हैं। चिंतन तथा मनन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे कार्य करे जिनसे सबका भला हो। प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के विकास के बाधक सिद्ध न होकर मेल जोल के साथ रहते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, जिससे समाज दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहे। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सबके समान अधिकार तथा व्यक्ति और सामाजिक जीवन के विश्वास आदि आदर्शों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्माण किया जाता है। तो इसको देखिए कितने हेडिंग्स बनाए इसके। बालकों की रुचियों का विकास करना, यानी कि बालकों की जो इच्छाएं हैं जिसमें उसकी अच्छी रुचि है उनका जो है विकास करना, उनको पूरा करना। और देखिए यानी कि रुचियों को बढ़ाना, ताकि बालकों की रुचि विकास करना, यानी कि वो रुचि लें और ज़्यादा रुचि लें, हर क्षेत्र में रुचि लें, पढ़ाई में, खेलकूद में इत्यादि में, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अगला है अच्छी आदतों को विकसित करना, यानी कि एक गुड हैबिट होनी चाहिए उनके अंदर। कोई जो है गलत किसी के बारे में, गलत किसी चीज़ को लेकर या किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इस तरह की आदतें एक अच्छी आदतें, जिससे बच्चा सोच सके कि हाँ दूसरे को यह चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए जो गलत है। आगे देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करना, जो समाज के प्रति देखने की आपकी दृष्टिकोण, यानी कि आपकी दृष्टि है समाज को देखने की, उसको विकसित करना कि हाँ हम समाज को देख सकते हैं कि समाज में क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक ये समझ होनी चाहिए। और आगे देखते हैं कि प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्म अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता आदि जनतांत्रिक गुणों का विकास करना। देखिए जो ये कुछ शब्द हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आगे है व्यावसायिक तथा उदार शिक्षा प्रदान करना। तो आगे हमारा देखिए, जो भी अगर आपको कम लगे, जिसमें आपको डाउट हो, तो वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। थ्योरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप पढ़ के जो है आराम से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। भारत प्रजातंत्रात्मक देश है, ठीक है। भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्र यानी कि तो प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है और इसी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उसकी अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय उसकी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्य कार्यों के समान ही शिक्षा भी एक प्रक्रिया है, अतः इसके भी कुछ निश्चित उद्देश्य आवश्यक होने चाहिए। ये उद्देश्य देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, यानी कि एंड करते हैं, और इससे अगली हेडिंग देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।